नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव। अपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अनुभव। तो आइए कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए एक जगह का नाम है जहाँ हर एक बच्चा क्या मानता था कि एक एक पेड़ जो वहाँ पे मौजूद था वह उनके खुद के चढ़ने का पेड़ था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कुहोन बुत्सु एक जगह का नाम है। उस ओर जाने वाली एक सड़क के पास में मैदान के बाहरी हिस्से में तोत्तो चान का पेड़ था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, यानी कि उसका पेड़ जो था वो बहुत बड़ा था और जब उसमें ऊपर चढ़ने की कोशिश की जाती तो पैर नीचे फिसलते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा, यानी कि जहाँ से 2 शाखाएं फैली हुई हैं, वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। खाने की छुट्टी यानी कि जैसे हम इंटरवल बोलते हैं स्कूल में, उसके या स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस पेड़ पर चढ़ जाती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो एक तरह की बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर का एक अंग क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, पैर हाथ वगैरह। तो इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, नहीं चढ़ पाता था और नहीं किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, यानी कि उसने किसी पेड़ पर कब्जा भी नहीं किया था और वो ऐसा कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर में पोलियो के कारण परेशानी थी। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि वह अक्षम था थोड़ा सा पैर से, तो जो बड़े थे वह उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देते। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हैं। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। झांकना अर्थात देखना। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया, यानी कि उसने रॉकी को सच बता दिया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, यानी कि उससे 1 साल बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, यानी कि वो ढंग से चल नहीं पाता था तो वह हाथ फैलाकर अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता था, अपनी चाल को स्थिर करने की कोशिश करता था। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था, यानी कि जिस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था। वह उल्लास में छिछियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी।
जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी कि पहले उसने निरीक्षण किया अच्छी तरह कि सीढ़ी ढंग से रखी है कि नहीं, और उसके बाद उसने चढ़ने को बोला। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी अर्थात वो उसको ऊपर की ओर धकेलने लगी। पर तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यानी कि अब उसे हिम्मत नहीं थी कि वह ऊपर चढ़ पाएगा, इसलिए हताश होकर वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है, समझ में आई है। वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। आप चित्र में देख सकते हैं, इधर इस तरह की तिपाही सीढ़ी मिली जिसको पकड़ने की आवश्यकता कम पड़ती थी। ये जो सीढ़ी नीचे पड़ी हुई है इसको पकड़ने की आवश्यकता पड़ती थी और साथ में सहारा भी देना होता था जिसमें उसे कठिनाई हो रही थी, इसलिए वह इस तरह की सीढ़ी को ढूंढ कर लाए। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। यानी कि उसके अंदर काफ़ी जोश भरा हुआ था, तो उसे हैरानी भी हो रही थी कि वो इतनी बड़ी सीढ़ी को घसीट कर ले आई है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। यानी कि जो उसका ऊपरी शिरा था वह उसकी जो द्विशाखा यानी कि जहाँ से दो शाखाएं थी पेड़ की वहाँ तक पहुँच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अर्थात डगमगाना अर्थात एक मतलब हिलना। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रमा मतलब लगा हुआ था, यानी कि वो सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि वो किस तरह से उस पेड़ की शाखा तक पहुंचे। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। धरना अर्थात रखने में मदद कर रही थी। वो अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यानी कि वह सीढ़ी के ऊपर सिरे तक पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अर्थात वो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक तो पहुंच गया, लेकिन उस सिरे से शाखा में चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई छूटने का मतलब उसे रोना आ रहा था। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देख लेता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता था।
उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। यानी कि वह जोखिम भरा कार्य था सीढ़ी से उसे पेड़ की ओर घसीटना, खींचना। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने में लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में उनके पेड़ के ऊपर बादलों की छाया भी आ रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर बतर मतलब पूरी तरह भीगे हुए अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसा कि हमने पाठ के पहले में भी पढ़ा कि दूसरे के पेड़ में जाते समय ये शिष्टाचार माना जाता था कि अगर आपको दूसरे के पेड़ में चढ़ना है तो उससे पहले आप पूछोगे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यासुकी चान जो था उसने उस शिष्टाचार, उस परंपरा को निभाया और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न जैसे हम टीवी बोलते हैं। ओके, यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा है। यानी कि उन बच्चों को टेलीविज़न के बारे में जानकारी नहीं है। ये टेलीविज़न काल से पहले की कहानी है। तो जब टेलीविज़न हर किसी के पास में नहीं था, उस समय की कहानी है। तो जब वे टेलीविज़न के बारे में अपने अमेरिका और जापान के बारे में या वहाँ चल रहे टेलीविज़नों के बारे में सुनते हैं तो उनको उनके सामने क्या है, एक केवल टेलीविज़न का जो रूप है वो एक डिब्बे के ही रूप में है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, यानी कि उसकी क्या महत्ता होगी, क्या उपयोगिता होगी, ये चीज़ तो वो नहीं समझ पाई। वह तो यही सोचते रहे कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से टेलीविज़न में लोगों के चित्रों को देखा जा सकता है। वो तो ये सोच रही थी कि डिब्बे के भीतर एक पहलवान कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में पहलवान देखे थे जो काफ़ी भारी भरकम शरीर के होते हैं। तो डिब्बे के अंदर वो कैसे आएगा, ये कल्पना उस बच्ची के मन में आ रही है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उससे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रही थी और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा द्वारा तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया अनुवादित अंक है। तो हमने इसके द्वारा ये समझा कि किस तरह से तोतो चान ने यासुकी चान की मदद करके उसे एक अपूर्व अनुभव दिलाया, क्योंकि यह अनुभव उसे बिना तोतो चान की सहायता के नहीं मिल सकता था, क्योंकि वह अपने शारीरिक रूप से पोलियो के कारण विकलांग था। लेकिन तोतो चान की मदद के कारण वह इस अनुभव को अपने जीवन में महसूस कर पाया। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।